1975 में आप कहाँ थे? ध्यान दीजिएगा, 84 नहीं पूछ रहे हैं हम। 1975 में आप कहाँ थे? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। आप अपना जो जवाब है अपने मन में रखिएगा और इस बात पर गौर कीजिएगा कि 1975 में 23 साल के व्लादिमीर पुतिन ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में थे। एक केजीबी एजेंट की हैसियत से वहां काम करते थे। सीक्रेट पुलिस स्टासी में लिएजन ऑफिसर उनको बताया जाता था। करते क्या थे इसका जवाब बदलता रहता है। अमेरिका वालों से पूछेंगे तो कहेंगे कि अखबार की कतरनें जमा करने का काम उनको मिला था, कोई सीरियस काम नहीं था। रूस वाले कहते हैं कि पुतिन फन्ने खाते हैं, सुपर स्पाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद पुतिन अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, नगर पालिका से नेतागिरी शुरू की और जल्द ही मॉस्को पहुंच गए। बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति थे तो सही, लेकिन उन्हें न जनता गंभीरता से ले रही थी और न दुनिया। इस बात को पुतिन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने में वो राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए। ये है दिसंबर 1999 की बात। वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया के लिए रूस और पुतिन समानार्थी हो गए। बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से में, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कार्यकाल में, और हमारे प्रोड्यूसर साजिद ने अपनी पूरी जिंदगी में रूस का राष्ट्रपति पुतिन को ही देखा है। अब तो मजाक भी चलने लगा है कि कहीं पुतिन ने अपने किसी हमशक्ल को तो नहीं बैठा दिया। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सिर्फ हम कह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप एक बार पुतिन बॉडी डबल, ये 3 शब्द को गूगल करके देखिएगा। दिमाग खराब हो जाएगा, आपको इतनी थेरी मिलेंगी। खैर, पॉइंट हमारा यह है कि पुतिन बहुत लंबे वक्त से रूस के सुप्रीम लीडर हैं। इसलिए नहीं कि रूस पुतिन से बहुत प्यार करता है या वहां के लोग, या वो एक बहुत कुशल प्रशासक हों, ऐसा भी नहीं, बल्कि इसलिए कि पुतिन को सत्ता हथियाना और उस सत्ता को अपने पास रखना दोनों बहुत अच्छे से आता है। और अब तो सब ओपन है। पैसे वाले ओलिगार्क्स अपने आप पुतिन की ओर खींचे चले आते हैं, जो नहीं आते हैं वो पैसे वाले रहते नहीं। रूस में कोई नेता ऊपर उठने की हिम्मत नहीं करता या पुतिन के खिलाफ जाने की, क्योंकि तब उससे गलतियां होने लगती हैं, भ्रष्टाचार का केस बनने लगता है। रूसी लोग विदेश जाकर राज उगलने से परहेज करते हैं क्योंकि जहर खुरानी का डर रहता है। और बागी स्वभाव वाले भी कायदे से रहते हैं, वरना प्लेन गिर जाता है। प्रिगोजिन से पूछिए। अब ये पुतिन का मोडस ऑपरेंडी है। आज ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि रूस से खबर आई है। बीते दिनों रूस की सरकार ने एक और खरबपति कॉन्स्टेंटिन स्ट्रुकोव की संपत्ति अटैच करना शुरू कर दिया। खबर है कि स्ट्रुकोव रूस से निकलने की फिराक में थे, लेकिन एजेंसीज ने प्राइवेट जेट से उतार लिया। जब से यूक्रेन वॉर चली है, रूस में लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां किसी न किसी बहाने सरकारी नियंत्रण में डाल दी जा रही हैं। अब तक खरबों की संपत्ति सीज हो चुकी है और स्ट्रुकोव का मामला सामने आने के बाद बाकी खरबपतियों में भी हलचल है। ये वही लोग हैं जिन्हें ओलिगार्क कहा गया, जो एक वक्त पुतिन की सत्ता की नींव की तरह थे। तो आज के शो में बात इसी की कि क्या अब रूस पे खरबपति भी सेफ नहीं है, और इस बात का यूक्रेन में चल रही लड़ाई से क्या कनेक्शन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अब रूस में ये पहली बार तो नहीं हुआ कि किसी ताकतवर आदमी को प्राइवेट जेट से उतारकर गिरफ्तार किया गया हो। स्ट्रुकोव के मन में इस बात की राहत होगी कि उन्हें जमीन पर गिरफ्तार किया गया। प्रिगोजिन की तरह जेट उनका हवा में नहीं दगा, और इस रहम की एक बड़ी वजह है। रूस में खरबपतियों के अच्छे दिन खत्म होने की शुरुआत होती है 2022 में, जब पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई की। विदेशी कंपनियां रातों रात रूस छोड़कर जाने लगी क्योंकि रूस पर लग गए थे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध। फिर कई विदेशी कंपनियों को रूस ने भी टारगेट किया क्योंकि वो जिस देश से थी वो देश रूस के खिलाफ थे। तो पुतिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आए और कंपनीज पर कब्जा कर लिया और फिर अपने चेले चपाटी को औने पौने दामों पर बेच दिया। फ्रांस की दानोन और डेनिश कंपनी कार्लसबर्ग के जो रशियन इंटरेस्ट थे, उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। सरकारी कब्जे में गई शुरुआती कंपनियां विदेशी मालिकों से जुड़ी थी, लेकिन फिर पुतिन की नजर मुड़ी घरेलू स्ट्रेटेजिक सेक्टर की ओर, यानी जिनके काम करने या न करने का फर्क यूक्रेन में चल रही जंग पर पड़ सकता था, जैसे डिफेंस, बिजली उत्पादन, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोलियम। ये सारे सेक्टर पहले सोवियत संघ की सरकार के ही पास थे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन्हें औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचा गया, और यही व्यापारी जो कालांतर में बहुत अमीर हुए, इनके लिए एक शब्द आया ओलिगार्क। और समय में आगे जाने के बाद ये सारे ओलिगार्क पुतिन के सगे हो गए। जो सगे नहीं हुए उन्हें भी बता दिया गया कि रूस में रहना है तो पुतिन पुतिन कहना होगा, सगा नहीं रहेगा तो फिर ओलिगार्क नहीं रह पाएगा। अब सरकार इनकी फैक्ट्रियां फिर से अपने कब्जे में ले रही है। पहले बेचा, अब उनसे
फिर अपने कब्जे में। इसने रूस में उद्योगपतियों के बीच हड़कंप मचा दिया। अकेले 2023 में रूस की सरकार ने इतनी कंपनियों को स्टेट कंट्रोल में डाला जिनकी कुल नेटवर्थ 1 ट्रिलियन रूबल या 93,000 करोड़ से ज्यादा थी। अब ये तो सिर्फ वो कंपनीज थी जिनका मामला कोर्ट पहुंचा था। कई कंपनीज ऐसी थी जिन्हें पुतिन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए स्टेट कंट्रोल में डाला था। इनमें से ज्यादातर कंपनियां स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई थी। अब मजे की बात यह है कि जब इसके चलते पुतिन के ही वफादार रहे उद्योग जगत में पैनिक फैला, तो अप्रैल 2024 में पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी कंपनी को स्टेट कंट्रोल में तभी डाला जाएगा जब ऐसा करना राष्ट्रहित के लिए जरूरी होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि हम 30 सालों में हुआ पूरा प्राइवेटाइजेशन पलटने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन मामलों में कंपनियां फैक्ट्री मालिक के कुछ करने या न करने से रूस के हित प्रभावित होते हैं, तो वहां सरकार कंपनी को अपने कब्जे में जरूर लेगी। लेकिन पुतिन का दिलासा किसी के काम नहीं आया। रूसी सरकार ने कंपनियों को अपने कब्जे में लेना जारी रखा। जनवरी 2025 में अनाज का कारोबार करने वाली रोडनी पोलिया, मॉस्को का दोमोदेदोवो एयरपोर्ट और रूस की सबसे बड़ी वेयरहाउसिंग कंपनी रेवन रशिया के सारे 16 वेयरहाउस जो थे पूरे देश में सरकारी नियंत्रण में चले गए। अब यहाँ एक पैटर्न काम कर रहा था। वो कंपनियां पुतिन के निशाने पर थी जिनके मालिक डुअल पासपोर्ट रखते थे, खासतौर पर ऐसे देशों के पासपोर्ट जिन्हें रूस अनफ्रेंडली कहता है। अनफ्रेंडली से मुराद ये कि जिन देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया, अब उन लोगों की कंपनियां भी पुतिन के रडार पर हैं जो पुतिन की तारीफ करते नहीं थकते थे। पुतिन के एक ऐसे ही बदनसीब मुरीद थे कॉन्स्टेंटिन स्ट्रुकोव। फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्क वाली फेरिस्त के मुताबिक स्ट्रुकोव और उनके परिवार की मिला जुलाकर संपत्ति 1.9 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 190 करोड़ डॉलर होता है। स्ट्रुकोव का जन्म 1958 में हुआ था सोवियत संघ के चेल्याबिंस्क इलाके में। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पर की। जब सोवियत संघ का जमाना था तो प्राइवेट कंपनियों को व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। इसके बाद रूस में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खुल गया। दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल उसे कहा जाता है, औने पौने दाम में जिसको जो ले जाना ले जाओ। तो स्ट्रुकोव ने शुरुआत में कुछ कोयला खदानों में इन्वेस्ट किया, फिर कुछ समय बाद सोने की खदानों में पैसा लगाना शुरू किया। सोने की खदान वाला बिजनेस चल गया और नतीजा ये हुआ कि स्ट्रुकोव की गिनती आज रशिया के टॉप 50 अरबपतियों में होती है। उनकी दो बड़ी कंपनीज हैं, पहली है उज़ुलज़ोलाटो और दूसरी है यूजीसी। साल 2000 से लेकर यूक्रेन वॉर की शुरुआत तक इन दोनों कंपनियों ने बम्पर बिजनेस किया, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से बिजनेस इनका घट रहा था। अब ये तो कंपनी और मालिक का प्रोफाइल हो गया। मामला क्या बनाया गया इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, अब उस पर आते हैं। रूस की सरकार ने स्ट्रुकोव पर करप्शन का इल्जाम लगाया। आरोप ये कि उन्होंने गलत ढंग से अपनी संपत्ति इकट्ठी की है। इस पर और कोई जानकारी रूस की सरकार खुलकर दे नहीं रही है, इतना ही उनका आधिकारिक बयान था। लेकिन रूसी समाचार एजेंसियों ने लॉ एनफोर्समेंट सोर्सेस के हवाले से लिखा है कि रूसी अधिकारी यूजीसी कंपनी में स्ट्रुकोव के स्टेक को स्टेट प्रॉपर्टी में बदलना चाहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं कि रूस की सरकार स्ट्रुकोव की संपत्ति को नेशनलाइज करना चाहती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ऐसा सब हो क्यों रहा है। बात यह है कि यूक्रेन से लड़ाई में रूस का निवेश हद से आगे निकल गया है और नतीजा अभी तक मिला नहीं है। पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने निकले थे कि 2-3 हफ्ते में कीव पहुंच जाएंगे। 3.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रतिबंधों के चलते रूस की वॉर मशीनरी से अब आवाज आने लगी है, तो हथियारों में लगने वाले कई कंपोनेंट्स रूस को स्मगल करके लाने पड़ रहे हैं यूएस से भी। लेकिन बात सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। एविएशन, एनर्जी, सॉफ्टवेयर, ऐसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में वो दुनिया से कट गया है। अब जंग का खत्म होगी और दोबारा वो दुनिया से कब व्यापार कर पाएगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए रूस की कोशिश है कि वो किसी तरह अपने डोमेस्टिक सेक्टर को बूस्ट करे। रूस चाहता है कि रूसी इंडस्ट्री मिशन मोड में एक वॉर मशीन की तरह काम करे। जहां पुतिन को यह होते हुए नहीं दिखता है, उस कंपनी को सरकार अपने कब्जे में ले रही है। 2024 में रूस ने 67 कंपनियों को नेशनलाइज किया था। रूसी मीडिया ने बताया कि ऐसे तकरीबन 64% मामलों में अदालतों ने बंद दरवाजे के भीतर फैसला लिया, यानी इनमें सरकार का सीधा दखल था। पुतिन के लिए यूक्रेन में चल रही जंग लेगेसी का मुद्दा है। उनके पास हारने का विकल्प है ही नहीं, और जीतने के लिए जो वो कर रहे हैं वो कितना सरकार होगा अभी बताना बहुत मुश्किल है। अपने ही ओलिगार्क्स को कैनिबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि चाहे अनचाहे पुतिन घड़ियां 30 साल पीछे घुमा रहे हैं और अभी फोर्सी करना बहुत मुश्किल है कि इसमें उनको सफलता कितनी मिलेगी और रूस की जो किस्मत है उस पर कितना दूरगामी असर इन एक्शंस का पड़ेगा। यह अध्याय यहीं तक। अब एक अपडेट और देते हैं आपको। ये अपडेट भी रूस से है। रूस के परिवहन मंत्री को पुतिन ने
बर्खास्त किया, फिर कुछ घंटे बाद उनकी लाश एक कार में पड़ी मिली। रूस की एजेंसीज ने कह दिया कि मंत्री ने खुद को गोली मार ली है। आत्महत्या का मामला बता रहे हैं, जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ बताएंगे। और रूसी अखबारों ने भी यही लिखा है। भले ही रूस और उसका इस्टेब्लिशमेंट इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन उनकी मौत को उन पर लगे करप्शन के चार्जेस से जोड़ा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, वो जान लीजिए। जिन मंत्री की मौत हुई है उनका नाम है रोमन स्टारोवोइट। स्टारोवोइट 2019 में कुर्स्क के गवर्नर बने थे। ये नाम आपने पिछले दिनों कई बार सुना होगा। कुर्स्क वो सूबा है जिस पर यूक्रेन ने चढ़ाई की थी, पश्चिमी हिस्से में स्थित है। 2024 की जनगणना के मुताबिक इलाके की आबादी लगभग 10 लाख है और इस इलाके की सरहद यूक्रेन से है, इसीलिए हमला किया कई बार। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार यूक्रेन ने इस इलाके पर हमला किया क्योंकि भूगोल के लिहाज से इलाका उसके सबसे करीब था। कई बार बिजली ग्रिड, पेट्रोल पंप और गोदामों को निशाना बनाया, लेकिन यूक्रेनी सेना कभी भी ज्यादा अंदर नहीं घुस पाई। फिर आई 6 अगस्त 2024 की तारीख। इस दिन यूक्रेन की सेना कुर्स्क के अंदर घुस गई। कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया उसने। कई वीडियो रिलीज किए जिनमें यूक्रेन की सेना यहाँ रूस के झंडे निकालकर यूक्रेन के झंडे लगाती दिख रही थी। ये कब्जा कुछ महीने चला, लेकिन 2025 आते आते रूस खेल में वापस आया, कुर्स्क को फिर से अपने कंट्रोल में लिया और इस पूरी घटना के लिए रूस के गवर्नर रोमन स्टारोवोइट को भी जिम्मेदार बताया गया। स्टारोवोइट के साथ उनके एक और सहयोगी पर भी करप्शन के इल्जाम लगे हैं। हुआ यह था कि यूक्रेन की सीमा पर देखरेख के लिए कुछ बिल्डिंग्स बननी थी। इनके जरिए यूक्रेन पर नजर रखने का प्लान था। बिल्डिंग के साथ साथ दूसरे सुरक्षा उपकरण भी लगने थे। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया गया। आरोप लगे हैं कि स्टारोवोइट ने इस फंड के साथ छेड़छाड़ की थी। ये मामला हाल ही में सबके सामने आया था, इसलिए जब उन्हें गवर्नर पद से रिटायर किया गया तो रूस की सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। स्टारोवोइट की मौत के बाद रूस की सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं बड़े मजेदार हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को झटका लगा है, हमें भी इस बात से झटका लगा है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और यही जांच सभी सवालों के जवाब दे पाएगी। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था आनंद ने। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। आप खबरगांव को देखते रहिए।